आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपने पेट्रोल डीजल बैटरी से चलने वाली गाड़ियां देखी होंगी। सोलर एनर्जी से भी चलने वाली गाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी के बारे में जानते हैं? इसी हफ्ते केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूरी तरह से इथेनॉल फ्यूल से चलने वाली कार पेश की है। दावा यह है कि इससे पर्यावरण और देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और देश पर जो अभी तेल आयात का बोझ है वो भी कम हो जाएगा। भले ही भारत को पूरी तरह से इथेनॉल से चलने वाली कार अभी मिली हो, लेकिन ब्राजील इस मामले में चैंपियन देश है और साउथ अमेरिकन देश की 93 गाड़ियों में ऐसी इंजन लगी है जो इथेनॉल से मिली फ्यूल से चल सकती है। भारत के लिए इसमें क्या चुनौतियां हैं, इथेनॉल के फायदे नुकसान और इससे जुड़ी सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और ये ज्ञान ध्यान है। साल 1973 में जब दूसरी बार इजराइल और अरब देशों के बीच लड़ाई हुई, तब इजराइल तो जीत गया, लेकिन दुनिया की तेल सप्लाई चेन हो गई ठप। ब्राजील को इससे बड़ा झटका लगा। 1975 में ब्राजील ने प्रो अल्कोहल प्रोग्राम स्टार्ट किया। महज 6 साल में ब्राजील की कंपनियां 100 में से 75 ऐसी कारें बनाने लगीं जो पूरी तरह से एथेनॉल से चलती हों। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड स्टडी के मुताबिक 2030 तक अनुमान है कि ब्राजील में कुल तेल की डिमांड का 72% हिस्सा बायोफ्यूल होगा। फिलहाल भारत को पहली इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी मिल गई है, लेकिन इथेनॉल बनती कैसे है, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझिए वरिष्ठ पत्रकार और ऊर्जा से जुड़े विषयों के जानकार अरविंद मिश्रा से। एथेनॉल जो बनता है हमारे देश में, वो चावल, गन्ने, मक्का और खराब हो चुके अनाज, उसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलते हैं उससे बनता है। लेकिन अभी क्योंकि भारत का जो सिनेरियो है, भारत का जो परिदृश्य है, उसे हम देखें तो हमारे यहाँ ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ खाद्यान्न की सुरक्षा भी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अन्य देशों की यदि हम तुलना करें, जैसे ब्राजील है जो कि वर्ल्ड में पूरा जो एथेनॉल प्रोडक्शन होता है उसका 22% ब्राजील में होता है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो लगभग वो 55% के साथ लीड कर रहा है। तो उन देशों में अभी उतनी बड़ी एक तो आबादी नहीं है, और दूसरा उनके यहाँ का जो एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है वो भारत के मुकाबले काफी अंतर है। तो भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एथेनॉल के प्रोडक्शन को टिकाऊ बनाने की है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक तो उत्पादन बहुत कम है, 2% लगभग उत्पादन है, तो उसे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर उस तरह की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे आएगी। 2021-22 में भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 86% ईंधन आयात किया था। इसी निर्भरता को कम करने के लिए इथेनॉल को बढ़ावा सरकार दे रही है। फिलहाल सरकार पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने की योजना पर काम कर रही है, यानी पेट्रोल या डीजल में 20% तक इथेनॉल को मिलाया जा सकता है। इसका पहला फायदा तो ये होगा कि भारत को दूसरे देशों से कम तेल खरीदने की जरूरत होगी, जिससे सालाना सरकारी खजाने में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। इसे और आगे बढ़ाने का लक्ष्य भी है, लेकिन भारत जैसे देश में इथेनॉल को अपना मेन फ्यूल सोर्स बनाने की क्या दिक्कतें हैं, बता रहे हैं अरविंद मिश्रा। चावल है या गन्ना है तो ये किसी साल तो ये सरप्लस हो जाते हैं, लेकिन कई बार मान लीजिए मानसून अच्छा नहीं रहा तो चावल की पैदावार कम हो जाती है। जैसे अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एथेनॉल बनाने के लिए जो चावल की सप्लाई होती थी उस पर रोक लगा दी। तो एक प्रकार से जो एथेनॉल प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनियां थी उनके सामने संकट पैदा हो गया। तो इस बाधा को, इस रुकावट को दूर करने के लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि एक निश्चित क्वांटिटी में जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी अनुमति हो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए,
और उसके अलावा जो दूसरा काम करना होगा कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन वाले संयंत्र हैं वो अभी कई जगह निर्माणाधीन है या फिर अभी प्रोडक्शन के लेवल पर नहीं आए हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। दूसरा और तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है कि एथेनॉल की जो बिक्री करने वाले पेट्रोल पंप हैं उनकी संख्या अभी बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है, जब उस पूरे नेटवर्क को बढ़ावा जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक एथेनॉल से चलने वाली कार हो या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से उस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपनी कारों की इंजन में तभी बदलाव करेगा जब उसे ये सिक्योरिटी होगी, इस प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी कि हाँ, बाजार में एथेनॉल की बिक्री इस स्तर पर होगी और उसके खरीदार मिलेंगे। क्योंकि गाड़ियों वाहनों के इंजन में बदलाव एक स्थायी प्रक्रिया होती है, और यदि उसके साथ मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने ऐसी कार लॉन्च कर दी, लेकिन यदि उसके खरीदार ही नहीं मिलेंगे तो फिर ये पूरी परियोजनाएं ऐसी फिर फेल हो जाएंगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार ने पहले ही इंजन बनाने वाली कंपनियों को इथेनॉल पेट्रोल के लिए इंजन बनाने के निर्देश दे रखे हैं। वैसे पुरानी गाड़ियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इससे गाड़ी में कम माइलेज और कम पावर की आशंका रहेगी। हालांकि पुरानी गाड़ी के इंजन में कुछ बदलाव करवा सकते हैं। भारत में अभी सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। डीजल में इथेनॉल मिलाए जाने के प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। अगर ब्राजील जैसे देशों से तुलना करें तो भारत इथेनॉल के इस्तेमाल में कहां खड़ा है, अरविंद मिश्रा बताते हैं। यदि हम वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो की हम बात करें तो ब्राजील में और इंडोनेशिया और अमेरिका, ये इन तीन देशों में एथेनॉल से चलने वाली कारें और वाहन पूरी तरह से सफल है। यदि हम ब्राजील की ही बात करें तो वहाँ लगभग 85% एथेनॉल ब्लेंडिंग की इजाजत है। और यदि हम भारत में की बात करें तो अभी एथेनॉल E20 तक की इजाजत है, हमें 20% मिश्रण की इजाजत हमारी सरकार ने दी है। लेकिन जो जैसा कि आपने सवाल किया कि ये कितना कारगर होगा, तो ये कारगर तब होगा जब उस प्रकार की उसकी उपलब्धता हो। जो भारत का जो संकट है, भारत में भी एथेनॉल का प्रोडक्शन या तो बहुत शुरुआती स्तर पर, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो सिर्फ 2% हमारी हिस्सेदारी है। तो ये कितना कारगर होगा, ये सरकार के प्रयासों पर निर्भर करता है कि जो देश भर में जो बात कही जा रही है कि हम प्लांट लगाएंगे, तो यदि वो प्लांट लगते हैं, और दूसरा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर हम कितना काम करते हैं कि हम एथेनॉल उत्पादन करने वाली फसलों को कितना बढ़ावा देते हैं, ये उस बात पर निर्भर करेगा। भारत में अभी एथेनॉल में सिर्फ 2 फायदे होते दिख रहे हैं। पहला, दूसरे देशों से कम तेल खरीदना होगा, और दूसरा, बायोफ्यूल होने की वजह से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में और सक्षम होते जाएंगे, इसका फायदा हमें उतना ही ज्यादा मिलता जाएगा। इसी के साथ आज का ज्ञान ध्यान खत्म हुआ, समाप्त। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए। पता radio@aajtak.com है। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है कुंदन ने, साउंड मिक्सिंग कपिल देव सिंह की थी। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।